मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स में, क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग संघवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संघवाद में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, परिभाषाएं देखा था संघवाद का, कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है। अब जो हम लोग आज देखने वाले हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होता है वह कहाँ पे और किस तरीके से शासन में संचालित होता है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो स्तर पे सरकारें हों, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पर, उसी को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियाँ होती हैं वे बांट दी जाती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, और अन्य सरकारों में शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, समझने के लिए एकात्मक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शासन के स्वरूप के आधार पर विश्व के शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक स्तर पर सरकारें होती हैं, केवल केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर की शक्तियाँ, राज्य स्तर की सरकारें यदि किसी राज्य में होती हैं तो राज्य सरकारें केंद्र पर ही उत्तरदायी होती हैं, मतलब केंद्र के द्वारा ही सारी शक्तियां राज्यों को प्राप्त होती हैं। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर दो स्तर पर सरकारें होती हैं और केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, क्लियर बंटवारा होता है शक्तियों का। और संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएँ मानी जाती हैं। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएँ यह हैं कि यहाँ दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता दूसरी है कि अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिक तो देश के ही हैं, नागरिक तो भारत के ही हैं, लेकिन उन्हें कर वसूलने का अधिकार, उन्हें कानून बनाने का अधिकार, उन्हें प्रशासन करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग होता है। क्योंकि केंद्र सरकार अपने तरीके से शासन को संचालित करती है और राज्य सरकारें अपने तरह से शासन को संचालित करने का काम करती हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों की यदि बात किया जाए तो किसी भी संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर भी है, या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होता है वह किसी भी स्तर पर अकेले नहीं बदल सकती है। कोई ऐसे संवैधानिक या मौलिक प्रावधान जो होते हैं उसमें एक स्तर की सरकारें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसमें राज्यों के अनुमति की भी आवश्यकता होती है, राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। जैसे जीएसटी एक संशोधन बिल था, तो जीएसटी संशोधन करने के लिए यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संशोधन किए थे, क्योंकि केंद्र स्तर पे जब दोनों सदनों में पास हो गया और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद वह विधेयक जो है आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता उसके ऊपर थी। इसीलिए कहा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें जब तक सहमति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब ये मौलिक प्रावधानों में लागू होता है संविधान के। और अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था का कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है, क्योंकि जो भी जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वह कानून की व्याख्या करने का काम करती है। और सरकारों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही भूमिका निभाता है इसमें। और वित्तीय स्वायत्ता है केंद्र और राज्य की, और वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत दिए गए हैं, क्योंकि कुछ करों को केंद्र सरकार वसूलती है तो कुछ करों को केंद्र सरकार वसूला करती हैं। और अगली विशेषता है कि इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे आगे बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान भी किया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के यदि गठन की बात किया जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन के बारे में हम इस तरीके से देखेंगे कि दो स्तर पे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, कोई एक तरीका नहीं है।
जैसे यह बात पर निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किस तरीके से हुआ है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में देखा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है 2 तरीकों से गठित की जाती हैं। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से संघात्मक शासन व्यवस्था को गठन करने का प्रावधान किया गया है। जैसे संघीय शासन व्यवस्था जो होता है, आमतौर पर जो पहला होता है, इसमें क्या होता है कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं और 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर के एक बड़ी इकाई को गठित करते हैं। और बड़ी इकाई को गठित करते हैं तो 2 इकाई हो जाते हैं। एक तो जो पहले से स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो 2 या 2 से अधिक, और एक जो केंद्र की इकाई को गठित करते हैं, मतलब बड़ी इकाई को गठित करते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं अपनी संप्रभुता अपने पास रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान होती है और अपनी सुरक्षा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ ही साथ जैसे ये व्यवस्थाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कैसे संघवाद बना। यहाँ पर भी संघवाद है, लेकिन कैसे संघवाद बना, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका जो था वह पहले 13 कैंटीनों में बटा हुआ था और अमेरिका के 13 स्वतंत्र राज्य जो थे वे इकट्ठे होते हैं और एक सेंट्रल यूनिट, केंद्रीय इकाई का गठन करते हैं, एक बड़े इकाई का गठन करते हैं। और बड़ी इकाई का गठन करने से उन स्वतंत्र राज्यों की अपनी संप्रभुता नहीं जाती, अपितु अपने पास भी वे अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी जो तरीका होती है संघात्मक शासन व्यवस्था बनने का, वो यह होता है कि एक संघीय इकाई होती है, एक केंद्र होता है और वह अपनी शक्तियों को घटाकर राज्यों को प्रदान कर देता है। तो यह इस तरह का जो संघीय व्यवस्था का स्थापना है वह भारत में हुआ, बेल्जियम में हुआ और स्पेन इसके उदाहरण माने जाते हैं। साथियों, यदि हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लिखित संविधान होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। जहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होता है और शक्तियों का पृथक्करण होता है, मतलब शक्तियाँ बांट दी जाती हैं, केंद्र में और राज्यों में शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। साथियों, तो इस तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था का गठन का तरीका है। अब भारत में यदि संघात्मक शासन व्यवस्था की बात किया जाए कि भारत में कैसे संघात्मक शासन व्यवस्था हुआ, तो सबसे पहले तो आप इस बात को देखिए कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि बेल्जियम में कैसे संघवाद बना और श्रीलंका में कैसे संघवाद बना। तो जो बेल्जियम में संघवाद बना था, पहले वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था था, छोटा देश होते हुए भी उसने संघवाद को अपनाया, क्योंकि वहाँ पर भाषा को लेकर के विभिन्नताएं थीं। क्योंकि जो डच भाषी थे वे बेल्जियम के पूरे बेल्जियम में अधिक जनसंख्या में थे, बहुसंख्यक थे। बट जर्मन जो थे, जो फ्रेंच और जर्मन थे वे अल्पसंख्यक थे। लेकिन वहाँ की जो राजधानी थी ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स थी, वहाँ पे जस्ट ऑपोजिट चीज़ें थीं। जैसे वहाँ पर क्या था कि ब्रसेल्स में वहाँ पर फ्रेंच लोग बहुसंख्यक में थे, जबकि डच लोग माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक में थे। तो वहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, वहाँ पर जो शासन की स्थापना किया जाता है, वह संघवाद को अपना लिया जाता है। जो पहले एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर भी था, लेकिन बाद में संघात्मक शासन व्यवस्था हो जाता है। लेकिन श्रीलंका अपने यहाँ के विविधताओं का ध्यान नहीं रखता और वह सिंहला समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय जो होता है, वह शासन करने लगता है। किसके ऊपर? तो वहाँ पर जो केंद्र सरकारें होती हैं वह राज्यों पर शासन करने लगती हैं, क्योंकि जो एक बहुसंख्यक समाज होता है श्रीलंका में, सिंहला समुदाय, वह तमिल लोगों पर शासन करने लगता है, जिससे युद्ध की परिणति में बदल जाता है और गृह युद्ध श्रीलंका में होते हैं। भारतीय संविधान ने भारत राज्यों को संघ घोषित किया, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है इंडिया को। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है, क्योंकि अनेक राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ बनाया गया है। साथियों, तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं और संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक तो संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरा राज्य सरकारें। और अब तो राज्य सरकारों के बाद भी एक तीसरी स्तर आ गई है भारत में, स्थानीय स्तर की आ गई है, स्थानीय स्तर की सरकारें आ गई हैं। तो भारत में केंद्र और राज्य में शक्तियों की बंटवारे की बात किया जाए तो कैसे किया गया है दोस्तों? तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है वह 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्र और राज्य में व्यवस्थापिका शक्तियों का बंटवारा, व्यवस्थापिका मीन्स कानून बनाने वाली, जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास हैं। कैसे हैं? तो 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य में शक्तियाँ बांटने का प्रयास किया गया है। संघ सूची जो होती है उसके ऊपर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती हैं और संघ सूची में राज्यों को इंटरफेयर नहीं करना होता है। और संघ सूची में कुल पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। 100 विषय कौन कौन से? जैसे सफाई हो गया, मेला का प्रबंध हो गया, है ना, सड़क का प्रबंध हो गया, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात हो गई। इसी तरह से कुल 100 विषय हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाते हैं। जैसे इसमें विदेशी मामले होते हैं, बैंकिंग होता है, संचार और मुद्रा होता है ना, संचार और मुद्रा होता है, रेलवे है। तो इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। और राज्य सूची जो होते हैं इसमें पहले 66 विषय थे, बट इसके 5 विषयों को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में निकाल दिया गया और 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसके 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो राज्य सूची की संख्या जो होती है वह घट करके अब 61 पे आ चुकी है। राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र ही बनाता है हमेशा। जैसे इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, तो इसमें टोटल बात किया जाए कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। राज्य सूची में पुलिस आते हैं, व्यापार आते हैं, वाणिज्य आता है, कृषि आता है, सिंचाई आता है। इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को ही प्रदान किया गया है। लेकिन कुछ विकट परिस्थिति भारत में ऐसी भी हैं कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। मतलब केंद्र हावी है, भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। कारण यह है कि केंद्र को शक्तिशाली करने का जरूरत भी था, क्योंकि केंद्र सरकार को यदि शक्तिशाली नहीं बनाया जाता तो भारत के अनेक राज्य अनेक देशों में विखंडित हो गए होते। इसीलिए केंद्र सरकार को एक शक्ति दी गई है कि वह राज्यों पर नियंत्रण भी लगा सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है विकट परिस्थिति में। वे 3 ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे एक तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकारें राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं। दूसरा जो होता है, जो सेकंड होता है, वह है पहला आपातकाल के समय। दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर, यदि 2 और मोर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि आप हमारे विषयों पर कानून बनाइए तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है। और तीसरा जो होता है वह है कि यदि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है राज्य सूची के किसी भी विषय को, तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है साथियों। तो इस तरीके से अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय ऐसे हैं जिसमें पहले तो 47 विषय थे, बट वर्तमान में इसमें 52 विषय हो चुके हैं, क्योंकि 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची पर दोनों स्तर की सरकारें कानून बनाती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। जैसे समवर्ती सूची में आने वाले जो विषय हैं, इसमें शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ है, विवाह है, गोद लेना या उत्तराधिकार से संबंधित ऐसे प्रश्न हैं जैसे छापा प्रेस वगैरह है। ये सब विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं साथियों, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें कानूनें बना सकती हैं, उनमें परिवर्तन कर सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इन तीनों विषयों के अलावा जो बचे हुए विषय होते हैं उसे कहा जाता है अवशिष्ट विषय, मीन्स रिसिडियरी पावर कहा जाता है। तो रिसिडियरी पावर जो होता है ये इसलिए रखा गया कि जो बाद में चीज़ें जोड़ी गई हैं, मीन्स जो बाद में चीज़ें डेवलप हुई हैं भारत में संविधान बनने की काफ़ी वर्षों के बाद जो डेवलप हुए हैं उनको समवर्ती सूची में रखा जाता है, या जिन्हें तीनों सूचियों में स्थान नहीं मिला
उसे अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। तो अवशिष्ट विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। हम बात करते हैं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कि कैसे शासन संचालित होती हैं। तो जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात किया जाए, राज्यों में बात किया जाए तो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर अपना संविधान उसका था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो 370 था विशेष आर्टिकल था, उसे वहाँ से हटा दिया जाता है 35 से और 370 को, और वह हटने के बाद संविधान के कई प्रावधानों को लागू किया जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। कौन सा? जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और एक जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है साथियों। तो इस तरीके से भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से शासन कर रही हैं, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर में लोग मकान नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब लोग खरीद सकते हैं मकान वगैरह वहाँ पर। तो इस तरीके से चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो है वह चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इन एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं, क्योंकि केंद्र यहाँ पर शासन करता है। क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र थे, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, ये क्षेत्र ऐसे थे जो विशेष संस्कृति वाले थे, विशेष भूमिका रखते थे। क्योंकि चंडीगढ़ को पंजाब भी राजधानी बनाना चाहता था और हरियाणा भी राजधानी बनाना चाहता था, इसीलिए दोनों में विवाद न हो, इसीलिए केंद्र ने इसे अपने अधीन ले लिया, और अपने अधीन लेकर के इसे यहाँ पर नियंत्रण केंद्र करता है। लेकिन हरियाणा पंजाब दोनों के काम होते हैं, इसीलिए 2 राज्यों की जो जुड़वां राजधानी है वह चंडीगढ़ है। इस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है, क्योंकि सभी में शक्तियाँ बांट दी गई हैं, और ये भी देखा जाता है कि अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में देखा जाता है कि न्यायपालिका की भूमिका अहम होती है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने का काम करता है भारत में, और कानून व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अच्छे तरीके से संचालित हो सकें, इसीलिए यहाँ पर शासन में शक्तियों को बांट दिया जाता है साथियों। अब देखिए संघीय व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इसकी बात अगर हम करें तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रोविजंस का ही होना नहीं है, अपितु यह है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक चरित्र होना, लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र होना। क्योंकि आप 1947 का भारत देख रहे हैं, और जब आप आज का भारत देखेंगे मैप में तो आपको पहले के राज्य जो थे उसमें अनेक चीज़ें बदलाव मिलेंगी आपको, क्योंकि पहले के कई राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि वे खास संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से अपने आप को अलग होते थे। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों का जो गठन किया गया वह कैसे किया गया, क्योंकि वहाँ की भूगोल और संस्कृति और जातीयता जो है वह अलग भूमिका रखती थी, इसीलिए बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया साथियों। जैसे नागालैंड है तो विशेष संस्कृति उसकी थी, इसलिए उसे भी अलग कर दिया गया। भाषाई राज्य की बात किया जाए तो 1947 में लोकतंत्र की राह पर जब भारत बढ़ता है तो 2017 तक अगर हम आप राजनीतिक मानचित्र को देखें तो कई सारे राज्यों की सीमाओं में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें यह भी बात एक महत्वपूर्ण है कि कई सारे राज्य, जैसे भाषा जब बनाई जा रही थी, भारत की भाषा जब हिंदी बनाने की बात हो रही थी आज़ादी के बाद, तो बहुत सारे राज्यों ने, दक्षिण भारत के राज्यों ने विरोध किया। जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनका कहना था कि अंग्रेजी हमारे ऊपर हिंदी हमारे ऊपर थोपा न जाए, हम अपनी स्वेच्छा से भाषा चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।
भारत सरकार ने इस समस्या को, क्योंकि आंध्र प्रदेश बहुत बड़े स्तर पर इस बात को उठाया था और बहुत बड़ा विरोधी अगर कोई राज्य था सबसे बड़ा तो आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश को देखते ही कई राज्य भारत के ऐसे थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने पर रोक लगाए हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाए और जो राजभाषा होती है, राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिया जाए और अंग्रेजी भी राजभाषा में रहे, जिसे जो पसंद है वो या तो क्षेत्रीय लैंग्वेज लेगा, या तो हिंदी लेगा, या तो इंग्लिश लेगा। अपनी स्वेच्छा से राज्य जो है अपनी राज्य की भाषाओं को पसंद कर सकते हैं, चुन सकते हैं साथियों। इस तरीके से भाषा नीति बात किया जाए तो भारत में जो भाषा का नीति था, जो भाषा का तरीका था, वह संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर संविधान में कहा गया है कि गैर हिंदी भाषी राज्य, मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जिनकी क्षेत्रीय भाषाएं अलग हैं, वे अपने यहाँ ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर हो सके साथियों। क्योंकि पहले 21 भाषाएँ थीं, पहले उसके भी पहले तो 14 भाषाएँ थीं, लेकिन बाद में अब जो है वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि विरोध के स्वर राज्यों के द्वारा उठाए जाते हैं बड़े स्तर पर। और यहाँ पर सबको केंद्र राज्य संबंध की बात किया जाए तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं, क्योंकि दोनों की शक्तियाँ बटी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, केंद्र सरकार जरूर अगर राष्ट्रहित का मामला है तो उसमें हस्तक्षेप करता है। इस तरीके से इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की थी। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया करते थे। सरकारें राज्य सरकारों को भंग कर दिया करती थीं ये लोग। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, लेकिन 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई और यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब ये भी देखा गया कि केंद्र में राज्य के सहयोग के बिना सत्ताएं स्थापित नहीं होती थीं, सरकारें नहीं बनती थी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी हावी होना प्रारंभ हो गई थीं और क्षेत्रीय पार्टियों को हावी होने से केंद्र की जो राष्ट्रीय पार्टियां थीं वे राज्यों से अपना मिल करके काम कराने में विश्वास करती थीं। ठीक ना। तो इस तरीके से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का दौर प्रारंभ होता है। यदि भारत में विकेंद्रीकरण की बात किया जाए तो भारत में विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का बंटवारा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को बांटकर राज्यों को प्रदान की और राज्य अपनी शक्तियों को बांटकर कुछ स्थानीय सरकार का गठन किया गया, कम कर दिया गया, राज्यों की कुछ शक्तियों को घटाकर स्थानीय सरकार को दे दिया गया। स्थानीय सरकार जो होती हैं हमारे भारत में वे स्थानीय सरकारें हमारे भारत में दो स्तर पे होती हैं। एक तो गाँवों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है नगर पंचायत नगर पालिका परिषद ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका परिषद। लेकिन अब इसे भी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 1957 में इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। जैसे गाँव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया। और इसी तरह से हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों में भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का व्यवस्थाएँ की गई। और स्थानीय सरकारें जो हैं कम से कम यहाँ पर ये भी बातें की गई कि SC ST के जो आदिवासी तबके के जो लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, उन्हें निर्वाचन की व्यवस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। कुछ सीटें उनके लिए आरक्षण दिया गया ताकि उनका भी समान प्रतिनिधित्व समाज में हो सके। कम से कम 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाएं भी चुनाव लड़ती हैं यहाँ पर 33% भाग पर, लेकिन किसी राज्य में जैसे बिहार, उत्तराखंड वगैरह में तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है स्थानीय निकाय के चुनावों में। और इस तरीके से एक संविधान में अब तो मान्यता दे दिया गया स्थानीय सरकारों को। क्या दे दिया गया? स्थानीय सरकारों को एक मान्यता दे दिया गया और ग्राम सभा की देखरेख में ही ग्राम पंचायतों का शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग
कि प्रखंड और जिला स्तर पर किस तरीके से शासन होता है मैंने आपको बता ही दिया। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में इसी तरह से शासन व्यवस्थाएं भारत में संचालित होती हैं। और हमारे यहाँ पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। कितने लोगों का? लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। केवल हमारे यहाँ स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि स्थानीय सरकार के आ जाने से जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट हैं वे अच्छे तरीके से काम करने में सफल होने पाई हैं और लोकतांत्रिक रूप से जनता से ज़्यादा जुड़ी भी रहती हैं। तो साथियों, ये आपका संघात्मक शासन व्यवस्था था। तो अगले क्लास में हम लोग लोकतंत्र और विविधता पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ग्रुप में भेजेंगे। और जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पूरे एनसीईआरटी को 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि विभिन्न एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए भी अति उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, यदि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार समझ लेंगे तो आपको लिखने में शब्द भंडार आपके कम नहीं पड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें आप सब लोग साथियों। नमस्कार।